हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव उपाध्याय और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्थशास्त्र। ठीक है, ये टॉपिक्स है जो हम पूरा कवर करने वाले हैं सीक्वेंस वाइज। ठीक है, सबसे पहले सामान्य परिचय जो हम आज देखेंगे, उसके बाद आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक नियोजन, राष्ट्रीय आय, गरीबी, बेरोजगारी, बैंकिंग प्रणाली, कार्य एवं राजकोषीय नीति, बजट, कृषि क्षेत्र, उद्योग, सेवा, भुगतान संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, और भी कुछ टॉपिक्स है जो मैं यहाँ पे लिख नहीं पाया हूँ, वो सब भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये सब कुछ सीक्वेंस वाइज करेंगे। सबसे पहले हम सामान्य परिचय देखते हैं आज का। ठीक है, सामान्य परिचय में याद रखना सबसे पहली बात, अब याद रखना अर्थव्यवस्था जो है, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है होती, आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अर्थव्यवस्था जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, याद रखना, आइकोस और यहां पे नोमोस। आइकोस का अर्थ होता है अपना, याद रखना, घरेलू। नोमोस का अर्थ होता है अपना प्रबंधन, मतलब घरेलू प्रबंधन। इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है आइकोनोमिया। ठीक है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है ना। कुछ अर्थशास्त्री हैं जिनके नाम जान लीजिए और उन्होंने इसको कैसे परिभाषित किया है, अर्थशास्त्र को या अर्थव्यवस्था को, उसको देखते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले है अपना ये एडम स्मिथ, दूसरे हैं अपना मार्शल, तीसरा अपना सैमुअलसन। एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है या अर्थव्यवस्था जो है वो क्या है, धन का विज्ञान है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि ये धन के विज्ञान के साथ साथ जो है कल्याण का भी विज्ञान है। वही सैमुअलसन ने कहा था कि ये जो है विकास का विज्ञान है, और इन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था जो है कला में प्राचीनतम, ठीक है, कला में प्राचीनतम तथा विज्ञान में नवीनतम एवं सभी प्रकार के सामाजिक विज्ञानों की रानी है। ये कोट किया था इन्होंने। ठीक है ना, कुछ बुक्स भी हैं जो याद रखिएगा। अच्छा, एडम स्मिथ को याद रखना, एडम स्मिथ की एक बुक थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेशन एंड कॉसेस ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। ठीक है ना, इसी से जो है याद रखना क्लासिकल इकोनॉमी की शुरुआत माना जाता है, इसलिए इनको जो है ना फादर ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है ना, फादर ऑफ इकोनॉमी। कुछ बुक्स हैं जैसे कि अपना हो जाएगा याद रखना, ये मार्शल की बुक्स है। मार्शल की बुक का नाम है द थ्योरी ऑफ इकोनॉमी। ठीक है ना, और एक है रॉबिन्स की बुक है द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, और एक जे.एम. किन्स है जिनकी बुक का नाम है अपना याद रखना, और ये द थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये बुक्स है। ठीक है ना, अब अपन पढ़ते हैं कि इसके प्रकार कितने टाइप के, कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था है अलग अलग देशों में। ठीक है, एक अपना है याद रखना आप, नियंत्रण के आधार पर 3 प्रकार की है। पहला हो जाएगी अपना उदारवादी, दूसरा समाजवादी, और तीसरा हो जाएगी मिश्रित। ठीक है, सबसे पहले हम इन तीनों को देखते हैं। ठीक है, उदारवादी क्या होता है, एडम स्मिथ की एक बुक थी, है ना, द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, उस पर आधारित है ये, वहीं से जो है इस उदारवादी अर्थव्यवस्था का जो है शुरुआत माना जाता है, और उसी में उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, अहस्तक्षेप की नीति, है ना। उस सिद्धांत इसमें दिखता है आपको। ठीक है, उदारवादी में होता है क्या, इसको पूंजीवादी भी कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जितनी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां हो रही है या आर्थिक क्रियाएं हो रही है, ठीक है, उन पे जो है राज्यों का न्यूनतम नियंत्रण रहता है, जबकि निजी सेक्टर जो है अधिक होती है, हावी होती है। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि निजी सेक्टर है वो लाभ और हानि के उसमें सिद्धांत पे कार्य करती है, तो इनका प्रमुख उद्देश्य रहता है लाभ कमाना। ठीक है, और कभी कभी निजी सेक्टर अधिक हावी होती करके मोनोपोली अर्थात एकाधिकार की जो है संभावना जो है अधिक होती है। इससे क्या होता है, अगर किसी वस्तु, किसी भी गुड्स या फिर मटेरियल या फिर सर्विस पे जो है, सेवा पे जो है
एकाधिकार आ जाएगा तो सीधी सी बात है, इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगा। ठीक है, ये उदारवादी था, है ना, इसको अपन लिबरली बोलते हैं। समाजवादी सोशलिस्ट, तो याद ना यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आर्थिक क्रियाएं या फिर जो भी आर्थिक गतिविधियां होंगी, है ना, उन पे जो है अपने आप ना सार्वजनिक क्षेत्र का जो है अधिक नियंत्रण होगा, जबकि निजी क्षेत्र का जो नियंत्रण है नगण्य होता है। ठीक है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र का अधिक नियंत्रण है, इसलिए याद ना यहाँ पे उत्पादन के जितने भी साधन है उन पे सार्वजनिक स्वामित्व का जो है सिद्धांत फॉलो होता है। ठीक है ना। और ये मिश्रित, तो मिश्रित क्या था, उदारवादी तथा समाजवादी का मिश्रण, या उदारवादी तथा समाजवादी के कॉन्सेप्ट, उसमें जो भी विचार, जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी उसकी विशेषताएं हैं, उसका मिश्रण। तथा 1929 में याद है आपको मंदी आई थी, उस मंदी से जो भी परिस्थिति जन्मी थी, तथा जेएम किन्स, जो भी मैं आपको बताया था, है ना, जेएम किन्स के विचार, है ना, इन सब का मिश्रण मिश्रित अर्थव्यवस्था में दिखता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर और जो अपना पब्लिक सेक्टर है दोनों मिलकर कार्य करती है, लेकिन जो अपना पब्लिक सेक्टर होती है वो प्राइवेट सेक्टर के जो है एक हेल्प के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो ये होगा नियंत्रण के आधार पर। अब हम पढ़ते हैं विकास के आधार पर। एक आ जाएगा अल्प विकसित, एक हो जाएगा विकासशील, और एक हो जाएगा विकसित। ठीक है जी। अल्प विकसित क्या होगा, ऐसी अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे 3 संसाधन अर्थात प्राकृतिक, भौतिक, है ना, और मानवीय, इन तीनों में से कोई भी एक अगर नगण्य होता है तो वो कहलाएगा अल्प विकसित। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल अपने आप ना सहारा का रेगिस्तान। ठीक है, विकासशील, एक ओर मानव शक्ति एकदम अधिक है ना, और दूसरी ओर जो प्राकृतिक संसाधन है वो लिमिट में है, तो वो विकासशील कहलाएगा। ठीक है, विकसित इसका ठीक उल्टा, तो जहां पे तीनों संसाधन प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय, है ना, प्रचुर मात्रा में और पर्याप्त मात्रा में हो, तथा इनका समुचित जो है उपयोग भी किया जा रहा हो, दोहन किया जा रहा हो। ठीक है, तो कहलाएगी विकसित। ठीक है, विकसित आप जानते हैं, इसका एग्जांपल आप जानते हैं यूएसए, यूके, फ्रांस। ठीक है, विकासशील में आ जाएगा अपने याद रखना भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और बांग्लादेश। ठीक है ना। और अल्प विकसित सहारा रेगिस्तान, जैसे कि मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं, विकसित, है ना, विकसित और विकासशील में डिफरेंस बताता हूं। ठीक है, यहां जनसंख्या का घनत्व कम होगा तथा इनका जीवन स्तर उच्च रहेगा, यहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक होगा और इनका जो जीवन स्तर वो कम रहेगा, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ नेशनल इनकम अधिक रहेगा और पर कैपिटा इनकम भी अधिक होगा, यहाँ नेशनल इनकम कम होगा, पर कैपिटा इनकम भी कम होगा। ठीक है, तीसरी बात, नेशनल इनकम में प्राथमिक सेक्टर की तुलना में जो द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र है, ठीक है, उनकी भूमिका या उनका योगदान अधिक होगा। यहाँ पे क्या होगा, नेशनल इनकम में जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका योगदान अधिक होगा, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का योगदान कम होगा। ठीक है, चौथी बात, वैज्ञानिक पद्धति और तकनीकी का यहाँ पे अधिक विकास हो चुका होगा, यहाँ पे वैज्ञानिक पद्धति और तकनीकी का विकास जो है अपेक्षाकृत कम होगा। ठीक है, पांचवी बात, यहाँ पे औद्योगिक विकास अधिक हो चुका होगा, उद्योगों का। ठीक है, यहाँ पे औद्योगिक विकास कम होगा। ठीक है, छठी बात, यहाँ पूंजी निर्माण अधिक होगा, यहाँ पूंजी निर्माण कम होगा। ठीक है, ये डिफरेंस होता है बेसिकली दोनों में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, एक आता है वैश्विक संबंध के आधार पर। वैश्विक संबंध के आधार पर तो एक आएगा बंद अर्थव्यवस्था और एक आ जाएगा अपना खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था क्या है, ऐसी अर्थव्यवस्था जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाली आर्थिक क्रियाओं से जिसपे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो बंद अर्थव्यवस्था कहलाएगी। और खुली अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है ना जहां पे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर या वैश्विक रूप में अर्थव्यवस्था में या आर्थिक क्रियाओं में जो परिवर्तन हो रहा है या जो प्रभाव हो रहा है उसका प्रभाव जिन पर पड़ता है ना, उसका प्रभाव जिन पे पड़े वो खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, पहला बात हो गया। दूसरी बात हो जाएगा अपने याद रखना कि वैश्विक परिवर्तन से इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इनमें। दूसरी बात, वैश्विक परिवर्तन से इनके अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ेगा। तीसरी बात, वैश्विक स्तर पर है ना यदि कोई भी व्यापारिक लाभ होता है तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैश्विक स्तर पर कोई भी व्यापारिक लाभ होता है तो इन पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है,
यहाँ पे चूंकि ये बंद अर्थव्यवस्था इसलिए आता है जीडीपी, इनकी जीडीपी और इनका जो नेशनल इनकम है वो एक समान होगा, इनकी जीडीपी नेशनल इनकम अलग अलग होगी, ठीक है। पूंजी निर्माण नगण्य होगा, पूंजी निर्माण यहाँ पे होगा, ठीक है। याद रखना ये काल्पनिक अर्थव्यवस्था है, वर्तमान के देश में ऐसा नहीं होता है ना। और ये जो है खुली अर्थव्यवस्था, ये वास्तविक अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये हो गया, है ना। और एक बातें हैं कि याद रखना, कोई भी व्यक्ति जो है अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए आर्थिक कोई भी प्रकार की क्रियाएं करता है। इन क्रियाओं को अपन दो भागों में बांटे, एक तो आर्थिक क्रिया, दूसरा अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया कोई इंसान या कोई व्यक्ति तभी करता है जब उसको लाभ अर्जित करना हो, जैसे कि व्यापारी, ठीक है। अनार्थिक क्रिया कोई भी व्यक्ति तभी करता है जब वो अपनी आत्मा या आत्मिक संतुष्टि के लिए करता है, जैसे कि धार्मिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य, ठीक है। दो प्रकार की क्रिया होते हैं। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं सामान्य परिचय में जो मैं आपको अगले लेक्चर में दूंगा, और जो भी मैं आपको शुरू में बताया था टॉपिक्स वो हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद हम पहले बेरोजगारी का वीडियो बनाएंगे, है ना। बेरोजगारी का मैं जो है आपको लेक्चर दूंगा, ठीक है। उसके पहले जो बच गए हैं आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, नेशनल इनकम और अपना आर्थिक नियोजन, वो सब उसके बाद तुरंत हम कवर करेंगे, ठीक है ना। अभी लेकिन बेरोजगारी का अपन स्टार्ट करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में, ठीक है। बेरोजगारी का बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। 1929 में जब महामंदी आई थी, है ना, तो क्या हुआ था 1929 की महामंदी में, जो भी हुआ था वो डिटेल हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जब अपन बेरोजगारी का डिस्कस करेंगे तो, ठीक है। इस समय जो है रोजगार छूटा तो लोग जो है बेरोजगार हो गए। J.M. किन्स, जिसकी बात हम कुछ देर पहले कहते, J.M. किन्स की एक बुक थी थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। वो 1929 की महामंदी पर ही जो है आधारित थी, और इन्हीं में अपने अंदर बेरोजगारी के बारे में बताया गया था। इसमें यह बताया गया था कि बेरोजगारी से हम कैसे लड़े, है ना, गरीबी कैसे दूर करें, और महामंदी या मंदी जैसे आता है तो उससे अपन कैसे लड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, पूरा कवर करेंगे बेरोजगारी को। और बेरोजगारी के पहले जो टॉपिक बच जाएंगे गरीबी, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक समृद्धि, है ना, और जो नेशनल इनकम रहेगा वो सब हम जो है इसके बाद हम कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले बेरोजगारी करेंगे, ठीक है। और बेरोजगारी में इस टॉपिक के साथ साथ जो है भारत में बेरोजगारी की स्थिति क्या है वो देखेंगे अपन लोग, है ना। और बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार के क्या प्रयास किए जा रहे हैं, बेरोजगारी के कारण क्या है ना, ये सब पे अपन डिस्कशन करेंगे। आज जितना भी जो मैं पढ़ाया हूँ उसमें अगर कुछ भी डाउट होगा आप बताइएगा मेरे को, ठीक है, या कुछ समझ में ना आ रहा तो, है ना। और बेरोजगारी का जो वीडियो है आपको जल्द मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।